दोस्तों, आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हो कि भारत में कुछ लोग बाहर से आए थे झुंड के रूप में, समूह में, और यहां आके बस गए थे। और जब वो लोग आए थे तो वो स्वयं को बताते थे श्रेष्ठ कुल वाला, कि हम ऊंचे कुल के हैं, हम ऊंचे घराने के हैं, हम ऊंचे वंश के हैं। और श्रेष्ठ कुल वाले को संस्कृत में कहते हैं आर्य। तो वो लोग क्या कहलाए? आर्य, मतलब श्रेष्ठ वंश वाला, श्रेष्ठ कुल वाला। क्या है काठी? काठी में कुछ नहीं है, बांस से आपने काठी बना ली, माता जी को विराजमान कर दिया, उन्हें सजा दिया, आपने खुद को भी सजा लिया। इस सबको बागा कहते हैं। जो लोग खुद को सजा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो लोग हैं बागा। फिर जो नृत्य चल रहा है उसमें जो मुख्य नर्तक है उसे कहा जाता है भगत, सहायक नर्तक को कहा जाता है छोटा भगत। फिर नृत्य के दौरान सब लोग जा रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति माता काठी को उठा के आगे बढ़ रहा है। उस व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? राजा माल्या। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर जिले के हर जरूरी तथ्य को देखते हैं जो पटवारी, अन्य व्यापम एग्जाम और एमपीएससी से अति महत्वपूर्ण है। आज का जिला है खरगोन। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नक्शा देखते हैं हर एक जिले में। जैसा कि आप जानते हैं, नक्शे में हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। चारों बिंदु यहां भी देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो जिला है, जो खरगोन है, वो पड़ोस के किन जिलों को स्पर्श करता है? तो खरगोन जो है वो बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, धार, बड़वानी। देखिए, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, धार और बड़वानी इन पड़ोसी जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक। दूसरा बिंदु, क्या किसी पड़ोस के राज्य को स्पर्श करता है? जी हां, करता है। खरगोन यहां दक्षिण में महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है, स्पष्ट नजर आ रहा है। नंबर 3, किस संभाग का पार्ट है? दोस्तों, खरगोन जो है वो इंदौर संभाग का पार्ट है। नंबर 4, किस पठार या पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों, ये नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा दोनों के अंतर्गत स्वीकारा जाता है। नर्मदा सोन घाटी में भी आता है और सतपुड़ा में भी आता है। चारों जरूरी बिंदु हमने देख लिए। दोस्तों, इसमें से जो ये जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला बिंदु है, मैं बार बार बोलता हूं, ये वाला बिंदु आप याद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नक्शे का अध्ययन करना पड़ेगा कि कोई भी जिला पड़ोस के किन किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। ये थोड़ा आपको एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ेगी, इसे रटा नहीं जा सकता। पर बाकी के 3 बिंदु जरूर देख लेने हैं कि क्या वो किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और यदि कर रहा है तो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। दूसरा, वो किस संभाग का हिस्सा है। तीसरा, किस पठार, पर्वत या घाटी क्षेत्र में आता है। इस पे प्रश्न बनते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि पठार दे दिया जाता है, पूछा जाता है बताइए इस पठार का संबंध निम्न में से किन किन जिलों से है या किन किन जिलों से नहीं है। ये सब प्रश्न बनते हैं। चारों बिंदु हमने यहां देखे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिकता या परिचय की मैं बात करूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि खंडवा और खरगोन जो 2 जिले हैं, इन दोनों को मिला के निमाड़ क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, खंडवा को कहा जाता है पूर्वी निमाड़ और खरगोन को कहा जाता है पश्चिमी निमाड़। ठीक। तो ओवरऑल पहले निमाड़ क्षेत्र ही था, बाद में पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ मतलब खंडवा और खरगोन बने। ठीक। तो पूरी ऐतिहासिकता देखेंगे। देखिए क्या लिखा है कि ऐसा अनुमान है कि यहां पर आर्य और अनार्य सभ्यता की मिश्रित भूमि होने के कारण, दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये जो जमीन है, जो क्षेत्र है, ये आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों की मिश्रित भूमि है। मतलब यहां आर्य सभ्यता के लोग भी रहते थे और अनार्य सभ्यता के लोग भी रहते थे। और आर्य और अनार्य दोनों सभ्यता के लोग चूंकि रहते थे, इसी कारण यहां का नाम हुआ नीमार्य। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? नीमार्य। आर्य और अनार्य को मिलाकर नीमार्य। और ये जो नीमार्य है ये बाद में हुआ नीमार, और निमाड़ जो है वो बाद में हुआ नीमाड़। ठीक। अच्छा, अभी आर्य और अनार्य क्या है? दोस्तों, आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हो कि भारत में कुछ लोग बाहर से आए थे झुंड के रूप में, समूह में, और यहां आके बस गए थे। और जब वो लोग आए थे तो वो स्वयं को बताते थे श्रेष्ठ कुल वाला, कि हम ऊंचे कुल के हैं, हम ऊंचे घराने के हैं, हम ऊंचे वंश के हैं। और श्रेष्ठ कुल वाले को संस्कृत में कहते हैं आर्य। तो वो लोग क्या कहलाए? आर्य, मतलब श्रेष्ठ वंश वाला, श्रेष्ठ कुल वाला। और जो लोग यहां पहले से रह रहे थे उन्हें उन लोगों ने कहा कि तुम तो अनार्य हो। अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। हम तो हैं आर्य, श्रेष्ठ कुल वाले, और तुम हो अनार्य, निम्न कुल वाले। अतः तुम हमारे दास बन जाओ, हमारी सेवा करो और यहां हमें शासन करने दो। और फिर उन दोनों गुटों के बीच लड़ाई हुई थी, संघर्ष हुए थे। ये सब हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास में।
ठीक, तो आपको बस इतनी सी स्टोरी पता होनी चाहिए कि आर्य मतलब क्या, बाहर से कुछ लोग आए। अच्छा, बाहर में भी कहां से आए थे, तो इसको लेके अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं। कोई बोलता है कि भाई ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, कोई बोलता है दक्षिणी ध्रुव से आए थे, पर जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा प्रमाणित मत है वो है प्रोफेसर मैक्स मूलर का। प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्य लोग हैं, मतलब जो स्वयं को आर्य कह रहे हैं, आर्य मतलब श्रेष्ठ कुल वाला कह रहे हैं, ये लोग मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक, तो अपन को भी यही मानना है कि मध्य एशिया से कुछ लोगों का समूह आया, ठीक, जो स्वयं को आर्य मतलब श्रेष्ठ कुल का कह रहा है, और जो लोग यहां रह रहे हैं पहले से उनको वो अनार्य कह रहा है। ठीक, अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ कुल का नहीं है, और उनसे कह रहा है कि तुम दास हो, तुम हमारी सेवा करो और हमें शासन करने दो। इस बात को लेके, क्षेत्र को लेके मतभेद होता है कि ये क्षेत्र किसका है, इसमें मालिकाना हक किसका। ठीक, तो जो बाहर से आए थे उनकी संस्कृति अलग थी, आर्यंस। जो लोग यहां रह रहे थे पहले से उनकी संस्कृति अलग थी, अनार्य। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो भूमि है, ये आर्य और अनार्य दोनों ही सभ्यता या संस्कृति की मिश्रित भूमि है, दोनों के लोग रह रहे थे यहां। क्लियर है? और उसी के नाम पे, जैसा मैंने बताया, क्या नाम पड़ा, नीमार्य, फिर हुआ नीमार और फिर हुआ निमाड़। ठीक, अच्छा, एक मत यह भी है कि नीम के वृक्ष के कारण इस क्षेत्र का नाम नीमाड़ पड़ गया। तो आपको ना ये दोनों बातें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, ताकि इससे संबंधित आगे पीछे का कुछ आ जाए तो आप टिक लगा सको। अच्छा, फिर क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 की बात है दोस्तों। आप जानते हैं 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, है ना। तो उस समय जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उसी समय यह जिला पश्चिमी निमाड़ के रूप में अस्तित्व में आ गया। मैंने क्या बोला, पहले नीमाड़ था, ओवरऑल एक नीमाड़ क्षेत्र था, पर उस नीमाड़ क्षेत्र में से पश्चिमी नीमाड़ के रूप में अस्तित्व में आ गया कौन, खरगोन क्षेत्र। और पूर्वी निमाड़ क्या बन गया, खंडवा। तो खंडवा और खरगोन, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। अच्छा, फिर कालांतर में प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण 25 मई 1998, 25 मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ को 2 जिलों में बांट दिया। अभी जो पश्चिमी निमाड़ है इसको भी 2 जिलों में बांट दिया, एक खरगोन और एक बड़वानी। तो अब पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 2, खरगोन और बड़वानी। और ये कब हुआ, 1998। तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पहले था पूरा एक निमाड़ क्षेत्र, ठीक, फिर 56 में पश्चिमी निमाड़ बना दिया इसको, और एक बन गया पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा। फिर जो पश्चिमी निमाड़ वाला हिस्सा है उसमें से भी 2 जिले निकाल दिए, खरगोन और बड़वानी। तो खरगोन अस्तित्व में कब आया, खरगोन अस्तित्व में आया 1998 में। पहले इसकी जगह क्या था, पश्चिमी निमाड़, कब, 56 में। और उसके पहले ओवरऑल एक क्षेत्र कौन सा था, निमाड़। ये पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, यहां एक महेश्वर नाम का क्षेत्र भी है, आपको पता है, खरगोन में, जो नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। ठीक, अच्छा, यहां पर ताम्र पाषाण कालीन बस्ती नवदा टोली है। दोस्तों प्रश्न आता है, ताम्र पाषाण कालीन मतलब, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। वहां के लोग तांबे और पत्थर के औजार उपकरण इनका यूज करते थे, उसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल, क्योंकि लोहे की खोज तो हुई नहीं थी तब तक। तो तांबा, पत्थर, इसके औजार उपकरण, बर्तन, आभूषण, ये सब इन्हीं के बनते थे, तांबे के और पत्थर के, क्योंकि लोहा और ये सब तो था नहीं पहले, है ना, लोहा तो बहुत बाद में खोजा गया। तो ये पूरी बस्ती कहलाई ताम्र पाषाण कालीन बस्ती। तो कई सारी ताम्र पाषाण कालीन बस्ती हैं मध्य प्रदेश में, कई सारी। प्रश्न बनते हैं कि कौन सी ताम्र पाषाण कालीन बस्ती कहां है। तो जैसे पहली ताम्र पाषाण कालीन बस्ती कायथा, है ना, ये वो उज्जैन में। उसी तरह से एक है ताम्र पाषाण कालीन बस्ती नवदा टोली। ये कहां है, ये महेश्वर में है, मतलब खरगोन के महेश्वर में। किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, अच्छा, अहिल्याबाई, आप जानते हैं माता अहिल्याबाई ने महेश्वर मतलब खरगोन के इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, किसकी राजधानी, होलकर वंश की राजधानी। तो इसलिए महेश्वर इन सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, तो ये तो है दोस्तों ऐतिहासिकता। क्या क्या देख लिया हमने ऐतिहासिकता में, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला देखा निमाड़ क्षेत्र कैसे बना, आर्य और अनार्य के कारण, और दूसरा नीम के वृक्ष के कारण। फिर निमाड़ क्षेत्र से अलग हो गया पश्चिमी निमाड़ का 56 में। फिर पश्चिमी निमाड़ से 2 जिले बना लिए, खरगोन और खंडवा का 98 में। और इस खरगोन में इंपॉर्टेंट प्लेस है महेश्वर, नवदा टोली के लिए प्रसिद्ध है जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है, और दूसरा माता अहिल्याबाई की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। दैट्स इट। ठीक, अब देखेंगे आगे
इसका भौगोलिक क्षेत्र। दोस्तों भौगोलिक अभी हमने देख लिया थोड़ी देर पहले। क्या देखते हैं हम भौगोलिक में? किस पर्वत, किस पठारी क्षेत्र में है, किस घाटी क्षेत्र में है, किस संभाग में है ना? पड़ोस के कौन कौन से जिले हैं, पड़ोस का कौन सा राज्य है, ये सब देखते हैं। देखिए वही सब है यहां पर। अवस्थिति है मध्य प्रदेश के दक्षिण पे, बिल्कुल सही बात। पड़ोसी जिले अभी हम देख चुके हैं, धार, इंदौर, देवास। दक्षिण में इसके महाराष्ट्र भी है, मतलब पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है ना, और पड़ोसी जिलों में खंडवा, बुरहानपुर, ये सब हमने अभी देख लिया। अच्छा, घाटी या पठारी क्षेत्र भी देख लिया। मैंने बताया था आपको कि नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा दोनों के अंतर्गत आता है ये। मैं बार बार कह रहा हूं, किस पठार में कौन कौन से जिले आते हैं ये पता होना चाहिए, प्रश्न बनते हैं। आगे संभाग है इसका इंदौर। ये सारे बिंदु दोस्तों हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में मैप के अंतर्गत। अच्छा, इसके अलावा यहां कौन सी नदियां निकलती हैं? तो कुंदा और वेदा, ये नदियां निकलती हैं। परियोजना, परियोजना मतलब नदी से विद्युत बनाना या दूसरे प्रयोग उस जल का करना। इस सब के लिए परियोजना कौन सी है? देजला देवड़ा, गड़ी गलतार, अंबक नाला, अपर वेदा और साटक, ये सारी सिंचाई परियोजनाएं पता होनी चाहिए। सारी सिंचाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां है? खरगोन में है। अच्छा, जलप्रपात, यहां सहस्त्र धारा जलप्रपात है दोस्तों। सहस्त्र मतलब होता है हजार, धारा मतलब नदी की जो शाखाएं निकली। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि नर्मदा नदी की लगभग 1000 शाखाएं निकली हैं, यहां से धाराएं निकली, इसलिए इसे कहा जाता है सहस्त्र धारा। अच्छा, कहां पर? महेश्वर में। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा की बात करें दोस्तों। खरगोन सुपर थर्मल पावर देश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट। प्रश्न आएगा कि देश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहां है? खरगोन में है। कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? 1320 मेगावाट की है। दूसरा, महेश्वर में जल विद्युत केंद्र है, जिसकी उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। कब स्थापित हुआ? 1994। उत्पादन क्षमता भी पूछी जाती है, वर्ष जिसका इंपॉर्टेंट है वो भी पूछा जाता है। तो महेश्वर का वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1994 में 400 मेगावाट क्षमता है। सुपर पावर प्लांट कहां पर है? खरगोन में ही है। कितनी क्षमता? 1320 है। ये सब प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कपास। अब कपास जो है आप सभी जानते हैं, जहां काली मृदा अच्छी होगी, जहां जलवायु उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय इस तरह की होगी, तो वहां पर कपास अच्छा खासा होता है। ठीक, तो खरगोन जो है वो कपास, इसके अलावा मिर्च, इस सब के लिए प्रसिद्ध है। देखें, कपास को सफेद सोने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, खरगोन में कपास जो है वो प्राथमिक नगदी फसल है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कपास की किस्में। तो दोस्तों अन्य किस्में, कपास की कौन कौन सी किस्में हैं? JKH1, JKH2, JKH3, DCH32, JK35, ये सब किसकी किस्में हैं? ये सब कपास की किस्में हैं। कहां हो रही हैं? खरगोन में हो रही है। दोस्तों किस्मों पर प्रश्न बन जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखें तो आप पाएंगे कि फसल दे दी जाती, पूछा जाता है बताइए कौन कौन सी किस्में हैं इसकी, प्रश्न बनते हैं। आगे देखें, तो ये सब याद करना है आपको, और नोट्स के फॉर्म में ये जो स्लाइड हमारी चल रही है इसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करा के हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करवा देंगे। आपने यदि टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिए, वहां आपको पूरा खरगोन, ये पूरे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। आप बिल्कुल आराम से इन्हें तथ्यात्मक रूप में याद कर सकते हैं। आगे मैंने क्या बताया? मिर्च अच्छा खासा होता है, कपास के अलावा मिर्च होता है यहां पर। और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है सबसे बड़ी मिर्च मंडियों में से एक बेड़िया में सनावद के पास है, खरगोन में। ठीक, इसके अलावा मिर्च में जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। दैट्स इट। यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, भाई मिर्च सबसे ज्यादा कहां हो रही है? लाल मिर्च तो खरगोन में हो रही है। ठीक, अब मिर्च ज्यादा हो रही है तो उससे संबंधित मंडी भी कहां है? खरगोन में है। कहां है? बेड़िया में सनावद के पास। ठीक, और मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो दोस्तों कैप्सेसिन के कारण होता है। ये थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, महेश्वर आप सभी जानते हैं साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई मध्य प्रदेश के दो प्लेस जो है वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, एक महेश्वर, एक चंदेरी, अशोकनगर का। तो जो महेश्वर है वो भी अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों अब केवल ये प्रश्न याद कर लेना, ये तथ्य याद कर लेना कि साड़ियां कहां प्रसिद्ध है, महेश्वर, चंदेरी, काफी नहीं है।
साड़ियों के भी कई प्रकार हैं। तो महेश्वर की जो साड़ी है, पहले तो मैं आपको बता दूं जीआई टैग उसको मिल गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि महेश्वर साड़ी के कई प्रकार हैं, नाम पता होने चाहिए। गर्भ रेशमी साड़ी, नीम रेशमी साड़ी, कतान साड़ी, 75 साड़ी, टिश्यू साड़ी, मर्सराइज्ड रास्ता डिजाइन साड़ी और मर्सराइज्ड चेक्स डिजाइन साड़ी। ये सारे नाम आपको एक बार नजर मार लेने हैं। प्रश्न आ सकता है, बताइए महेश्वर साड़ी का निम्न में से कौन सा प्रकार है? प्रकार पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है महेश्वर साड़ी। केवल ये याद कर लेना कि भाई साड़ी चंदेरी महेश्वर में, इससे काफी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यटन स्थल, महेश्वर में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। पहला पर्यटन स्थल या पहला इंपॉर्टेंट स्थल है श्रीमंत बाजीराव पेशवा समाधि। दोस्तों रावरखेड़ी में है। आप सभी जानते हैं क्या हुआ था, महान पेशवा बाजीराव जो हैं वो जब उत्तर भारत के लिए एक अभियान कर रहे थे तो उस समय उनकी मृत्यु नर्मदा के तट पर हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? नर्मदा के तट पर हुई थी। उसके बाद उनकी समाधि यहीं खरगोन के रावरखेड़ी में बना दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों। श्री महालक्ष्मी और अन्य मंदिर ऊन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 मंदिरों का यह समूह है और ऐसा माना जाता है कि उदयादित्य द्वारा इसे बनवाया गया था। उदयादित्य कौन? परमार वंश के राजा, पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। बल्लालेश्वर, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उदयादित्य के जो पुत्र थे राजा बल्लाल, उन्होंने इसे बनाया था, इसलिए नाम पड़ा बल्लालेश्वर। आगे देखते हैं। शांतिनाथ मंदिर, ग्वालेश्वर मंदिर। अच्छा, शांतिनाथ मंदिर को ग्वालेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? होता ये था कि ग्वाले लोग, जो लोग दूध और इस सब का काम करते हैं, ग्वाले लोग शरण लेने के लिए यहां आके ठहरा करते थे। देखिएगा, आंधी पानी की स्थिति में स्थानीय ग्वाले इस मंदिर में शरण लिया करते थे, यही कारण है इसका नाम पड़ा ग्वालेश्वर मंदिर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्लेस है जिसे ऊन कहा जा रहा है, इसे निर्वाण स्थली भी माना जाता है। ठीक किसके द्वारा? जैन लोगों द्वारा। यही कारण है इसका नाम पड़ा पावागिरी। तो दोस्तों पावागिरी ऊन क्षेत्र, ठीक किससे संबंधित? जैनिज्म से संबंधित। कहां पर है? खरगोन में है। और कौन सा मंदिर? ग्वालेश्वर मंदिर। ये सब एक ही बात हो रही है, यहां पर एक ही प्लेस पर है। आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रधारा महेश्वर, अभी मैंने बताया, आप देखिए इस वाले चित्र को। यहां इस तरह का पहाड़ी क्षेत्र है, कितनी सारी शाखाएं नर्मदा की निकल रही थी। ये धारा निकल गई, एक ये धारा निकल गई, ये धारा निकल गई, ये धारा निकल गई, ये धारा निकल गई। तो भौगोलिक संरचनाओं के कारण नर्मदा अनेक धाराओं में निकल जाती है, इसलिए नाम पड़ा क्या? सहस्त्र धारा। सहस्त्र मतलब 1000 धाराओं का समूह। कौन सी नदी का? नर्मदा का, पता होना चाहिए। महेश्वर के बारे में अभी मैं बता चुका हूं कि भाई महेश्वर में अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया, मतलब होलकर वंश की राजधानी उसको बनाया। दूसरा हमने पढ़ा भाई महेश्वर जो है वहां ताम्र पाषाण कालीन बस्ती नवदा टोली रहा, ये मैंने आपको बताया। और कुछ अन्य तथ्य ऐतिहासिक संदर्भों के देखिए। है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन एक प्रमुख राजा था। प्रश्न आता है सहस्त्रार्जुन किस वंश का राजा था? तो है वंश का राजा था। इसने क्या किया था? रावण को पराजित किया था और उसने इस क्षेत्र को महेश्वर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। और सहस्त्रार्जुन की हत्या की थी परशुराम ने, यह पता होना चाहिए। क्लियर? आगे पीछे का पूछा जा सकता है। सहस्त्रार्जुन की राजधानी था महेश्वर, या यह पूछा जाता है किस वंश की राजधानी था? है वंश की राजधानी। ठीक, प्राचीन काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में। पर मॉडर्न में तो आप जानते हैं अहिल्याबाई ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही बातें लिखी हुई है, अहिल्याबाई ने होलकर वंश की इसे राजधानी बनाया। ठीक, अच्छा, इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ यही हुआ था। दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था, मतलब डिबेट हुआ था फिलोसॉफी को लेके, आध्यात्म को लेके। और उसमें हुआ यह था कि छोटी सी कहानी है कि जो मंडन मिश्र नाम के व्यक्ति थे, उनकी पत्नी वो बनी थी जज। उन्होंने कहा मैं देखूंगी कि आपके शास्त्रार्थ, आपके डिबेट में कौन जीतता है। तो शास्त्रार्थ में आदि गुरु शंकराचार्य जीत जाते हैं, मंडन मिश्र हार जाते हैं उस डिबेट में। और फिर जो मंडन मिश्र है वो शंकराचार्य से जो है वो दीक्षा ले लेते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। ये पूरा प्रकरण है, ये पूरा शास्त्रार्थ हुआ था। कहां हुआ था? यही हुआ था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्सव की क्या बात करें। उत्सव
कई सारे मनाए जा रहे हैं। पूरे निमाड़ क्षेत्र के कुछ प्रमुख उत्सव है, जिनमें से पहला है निमाड़ उत्सव। दोस्तों कब होता है? दिसंबर के माह में होता है, 3 दिनों का होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगोरिया सभी जानते हैं, पुराने लेक्चर में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं, क्योंकि अकेले खरगोन में तो हो नहीं रहा, भगोरिया कई क्षेत्रों में हो रहा है। सर्वाधिक रूप में देखें तो झाबुआ क्षेत्र में होता है, उसका मुख्य केंद्र झाबुआ में, पर मध्य प्रदेश की कई जगह पे होता है। कहानी सुना चुका हूं कि भाई जो होली का त्योहार है उस समय ये वाला त्योहार मनाया जा रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो रंगों भरा एवं हर्षोल्लास का एक जनजातीय उत्सव है, मार्च में होता है। गणगौर में क्या हो रहा है? गणगौर में गणगौर माता मतलब गौरी माता का पूजन किया जाता है। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि निमाड़ में जो उत्सव या त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत होती है जिरोती से, जिरोती नाम के लोक पर्व से होती है, पर उनका समापन होता है गणगौर से, ये पता होना चाहिए। निमाड़ी उत्सव, निमाड़ी पर्व, निमाड़ी त्योहार की शुरुआत किससे होती है? जिरोती से, और पूरे जब त्योहार कंप्लीट हो रहे होते हैं तो समापन किससे होता है? गणगौर से होता है। गणगौर माता की पूजा की जाती है। आगे देखें, लोक कलाएं हैं कई सारी, निमाड़ क्षेत्र की कई लोक कलाएं आप प्रीलिम्स में भी एमपीपीएससी के में देखते हैं, याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। हर क्षेत्र की लोक कला, लोक गीत, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक चित्रकला, ये सब याद करते हैं। तो उसमें से एक कला है गम्मत। गम्मत निमाड़ क्षेत्र का है। क्या होता है इसमें जरा देखेंगे। नवदुर्गा के उत्सव में, पहले तो ये पता होना चाहिए कब होता है, नवदुर्गा के उत्सव में होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? नाट्य कला है। कौन सी कला है? नाट्य कला है, ये भी पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो कलाकार होते हैं वो निमाड़ी भाषा में संवाद करते हैं, ठीक, और अभिनय कर अपनी बात प्रभावी रूप से रखते हैं, और इसके जवाब में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो अपना पक्ष रखता है। मतलब दो लोगों के बीच एक तरह से वाद विवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है। किस भाषा में? निमाड़ी भाषा में। किसी बात पर अपना मत रखते हैं, पर अभिनय करते हुए रखते हैं, ताकि चीजें थोड़ी मनोरंजनकारी हो जाएं। फिर वो दूसरा आदमी अपना आंसर देता है अभिनय के माध्यम से, और पूरी निमाड़ी भाषा में बातचीत हो रही है। ठीक, और थोड़ा सा इसमें एक मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा हास्य को जोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा सेटायर उसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक, और स्वांग होता है। स्वांग मीन्स एक प्रकार का अभिनय कर रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं, इसे कहा जाता है गम्मत। साथ में हारमोनियम, तबला, ढोलक ये सभी बजाया जाता है। तो गम्मत क्या है? एक प्रकार का वाद विवाद कार्यक्रम, एक प्रकार का संवाद का कार्यक्रम, एक प्रकार का डिबेट का कार्यक्रम। दो लोगों के बीच संपन्न हो रहा है, अपनी अपनी बात अभिनय, हास्य, इस सब के माध्यम से कर रहे हैं, एक तरह की प्रतियोगिता चल रही है। ये है गम्मत। अगला है काठी। काठी के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं दोस्तों। बलाई समाज के कलाकार काठी नृत्य करते हैं। क्या होता है? काठी में बांस से एक काठी बनाई जाती है, उसमें भगवान रखे जाते हैं, उन्हें सजाया जाता है, और लोग जो पूरे सदस्य शामिल हो रहे हैं दल में वो भी अपने आप को सजा लेते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेते हैं, चटक रंग के कपड़े पहन लेते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें बागा कहते हैं। बागा शब्द का संबंध किससे? काठी से है, निमाड़ क्षेत्र से, पता होना चाहिए। फिर क्या होता है? दल में शामिल बड़ा भगत और सहायक नर्तक को छोटा भगत कहते हैं। दोस्तों जितने लोग नाचने वाले हैं उसमें जो मेन कलाकार है उसे कहते हैं भगत, और जो सहायक कलाकार है, जो नृत्य करने वाले, उन्हें कहते हैं सहायक भगत। फिर क्या होता है? एक व्यक्ति सजी धजी काठी माता को उठाकर, काठी माता जो बनाई है, मैंने बताया बांस की लकड़ी की काठी बनाई, उस पर माता जी को रख दिया, भगवान जी को रख दिया है, उन्हें सजा दिया है। ठीक, उसके बाद लोग नृत्य कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति सजी धजी काठी को उठाकर नर्तक दल के साथ चल रहा होता है आगे। नर्तक दल जिसमें एक भगत है मेन आदमी, और बाकी सहायक नर्तक है जिसे हम छोटा भगत कह रहे हैं, उनके साथ ये आदमी चल रहा है माता जी को उठा के। इसे कहा जाता है रजा माल्या, मतलब सेवक। दोस्तों प्रश्न आएंगे, क्या है काठी? काठी में कुछ नहीं है, बांस से आपने काठी बना ली, माता जी को विराजमान कर दिया, उन्हें सजा दिया, आपने खुद को भी सजा लिया। इस सबको बागा कहते हैं। जो लोग खुद को सजा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो लोग हैं बागा। फिर जो नृत्य चल रहा है उसमें जो मुख्य नर्तक है उसे कहा जाता है भगत, सहायक नर्तक को कहा जाता है छोटा भगत। फिर नृत्य के दौरान सब लोग जा रहे हैं और उसमें एक व्यक्ति माता काठी को उठा के आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहा जा रहा है? रजा माल्या। ये सारे शब्द पता होने चाहिए। इस सब में नृत्य किस चीज का कर रहे होते हैं? नृत्य किस चीज पे कर रहे होते हैं दोस्तों? नृत्य के दौरान 4 लोक गाथाओं को गाया जाता है। यह भी पता होना चाहिए कि काठी नृत्य के दौरान कितनी लोक गाथाओं को शामिल किया जाता है। 4 लोक गाथाएं। किस किस की? राजा हरिश्चंद्र लोक गाथा, दूसरा सूर्याजो महाजन लोक गाथा, तीसरा
कोंडेड़ नार लोक गाथा और चौथा भीलड़ो बाल कथा निमाड़ी क्षेत्र की लोक गाथा। ये चारों के नाम आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ये लोग इस तरह से अपनी प्रस्तुति देते हैं, ठीक। और ये तो हो रहा है मेन पर्व के दौरान, बाकी के समय में भी अपना जीवन यापन ये लोग ऐसे ही करते हैं। इन चार तरह की लोक गाथाओं का गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, गांव के लोग इन्हें अनाज वगैरह दे देते हैं और इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। पर मुख्य पर्व पर ये सब होता है। तो चार पांच बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। काठी क्या है, एक लोक नृत्य कहाँ का है, नीमाड़ का है, क्या कर रहे हैं, काठी माता को तैयार कर रहे हैं, कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, एक व्यक्ति राजा माल्या लेके जा रहा है, किसके साथ लेके जा रहा है, नर्तकों के दल के साथ लेके जा रहा है। उसे क्या बोलते हैं, मुख्य नर्तक को कहते हैं, भगत सहायक को कहते हैं, छोटा भगत। ये पता होने चाहिए। जो लोग सज धज के शामिल हुए हैं क्या कह रहे हैं, बागा, ठीक। कितनी लोक गाथाएं गा रहे हैं, चार, नाम सबके पता होने चाहिए। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। कलगी तुर्रा, देखिए सर, गायन की एक कला है, इसमें दो गायक दल होते हैं, एक को नाम दिया जाता है कलगी और एक को नाम दिया जाता है तुर्रा। शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि जो राजसी घराने हैं उनकी प्रशंसा में, उनकी आन बान शान में गायन होता था। बाहर से मंडलियां आती थी और राजा महाराजा की शान में गाते थे, ठीक। ऐसे शुरुआत हुई थी। फिर बाद में कालांतर में या वर्तमान में होता यह कि श्री गणेश और मां सरस्वती की वंदना गाई जाती है, ठीक। दो दल होते हैं, मैंने बताया, एक को बोलते हैं कलगी और एक को कहते हैं तुर्रा। अच्छा, ये सब हमने क्या देखे, हमने देखे प्रमुख लोक पर्व, लोक गायन, लोक नृत्य, मतलब पूरे त्योहार इस क्षेत्र के, और अंदर के जो जरूरी तथ्य थे वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जैसा मैंने कहा, ये सारे तथ्य आपको नोट्स में मिलेंगे दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे दी हुई है, वहां हम इस पूरी स्लाइड को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करवा के डाल देंगे, ठीक। इसके अलावा एक जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं कि केवीएस एकेडमी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही स्तरों पर एमबीबीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पटवारी के बाद एमबीबीएस प्रीलिम्स ही है, 21 मई, भूलना नहीं है। उसकी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, केवीएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप जब ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद स्टोर नाम के ऑप्शन में आप जाएंगे, वहां आप पाएंगे केवीएस एकेडमी के सारे कोर्सेज, क्या क्या कोर्स अपलोड हो चुके हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। उन्हीं में से एक है एमबीबीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। सीधे ज्वाइन करें, जब यहां ऑफलाइन में टेस्ट पेपर कंडक्ट होगा उसी वक्त ऑनलाइन आप घर बैठे दे सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी टेस्ट पेपर अपलोड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद, दोस्तों खरगोन का कौन सा उत्पाद है जिसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है, वो ये लाल मिर्च। मैं अपने पुराने हर लेक्चर में आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि राज्य द्वारा, सरकार द्वारा किसी जिले के, किसी क्षेत्र के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया जाता है। यहां से शामिल किया गया है मिर्च को शामिल किया गया है, लाल मिर्च है बेसिकली, ये पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए, जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसके लिए एसटी कैटेगरी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कुल 6 स्थान आरक्षित हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीट हैं उनमें से 6 सीट तो ऐसी हैं जो एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, मतलब उन्हीं के लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। वो 6 क्षेत्र कौन से, वो 6 सीट कौन सी हैं, तो शहडोल, मंडला, धार, रतलाम, झाबुआ, बैतूल और एक खरगोन भी है, ये पता होना चाहिए। खरगोन की जो लोकसभा सीट है वो उन 6 लोकसभा सीटों में से एक है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है मध्य प्रदेश में, पता होना चाहिए दोस्तों। महेश्वर वही खरगोन में, इसके अलावा पेंच जो छिंदवाड़ा में, ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं निजी क्षेत्र को सौंपी गई, ये पता होना चाहिए दोस्तों। प्रदेश में सर्वाधिक हाइड्रेट जल पंप कहां है, वो भी खरगोन में है दोस्तों। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन, कपास चूंकि अच्छा खासा हो रहा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, काली मिट्टी, इसके कारण कपास हो रहा है। यही कारण है कि कपास अनुसंधान केंद्र भी कहां है, खरगोन में है। कहानी यहां नहीं रुक रही है। सनावत कताई मिल खरगोन। प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड, परिवहन क्षेत्र का क्वेश्चन आ जाएगा, प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड भी कहां है, खरगोन में है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता, हम ध्यान नहीं देते। एक प्रमुख समाज सेविका जिनका नाम है कांतोबेन त्यागी, वो खरगोन से ही हैं। प्रश्न 3 बनेंगे। कांतोबेन त्यागी कौन है, समाज सेविका। कांतोबेन त्यागी का संबंध कहां से है, खरगोन से। ये 2 प्रश्न बनेंगे, 3 नहीं 2 बनेंगे। चलिए, ये सब थे कुछ जरूरी तथ्य, कुछ जरूरी बातें।
खरगोन से संबंधित हमारी प्रदेश यात्रा नाम की श्रृंखला कुछ समय के लिए रोक दी गई थी क्योंकि दूसरे प्रोग्राम संचालित हो रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पटवारी का पूरा सामान्य प्रबंधन कंप्लीट कर दिया लाइव क्लासेस के माध्यम से, पूरा कंप्लीट कर दिया और अब हम उसके ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। उसके लिए हमसे लाइव जरूर जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी के क्रम में प्रदेश यात्रा को थोड़ा सा रोकना पड़ा था, पर बहुत जल्द हम इसे कंप्लीट करेंगे। साथ बनाए रखिए। इस पूरे लेक्चर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।